तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर जो है आप लोगों को 2024 के बोर्ड के अनुसार आप लोग को पढ़ना है। तो इसको जो है दो भाग में बांटा गया है, एक प्रोज है, एक पोएम है। तो सबसे पहले प्रोज मतलब जितने भी स्टोरी है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग पोएम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोज को स्टार्ट करते हैं, मतलब जितने भी स्टोरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग जो है 2024 बोर्ड में कौन से चैप्टर रिलेटेड है और कौन कौन से पढ़ने हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 100 डेज 1 एंड 100 डेज 2 जैसे आप लोग रिलेटेड है। बाकी सारे चैप्टर जैसे आप लोग पढ़ने हैं। तो चलिए बारी बारी से हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं। आप लोग अच्छी तरह से देखें, आपका फुल मार्क्स आएगा लिटरेचर में। आप लोग को जो है पूरा सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है। आपको जो है अपने वर्ड में एग्जाम में जो है आप लोग को आंसर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। वो अपने परिवार के साथ पहाड़ की चोटी पर एक घर में रहता था। उस पहाड़ पर एकमात्र लेंचो का ही घर था और वह वहाँ पे कॉर्न का मीन्स मक्का का खेती किया था। उसे बारिश की बहुत जरूरी थी। लेंचो अपनी फसल को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। उस दिन वह आसमान की ओर देख रहा था क्योंकि वह जानता था कि बारिश होने वाली है। और लेंचो सही भी था क्योंकि वह जब रात में खाना खा रहा था उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी। और बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए लेंचो घर से बाहर निकल गया और वह बारिश की बूंदों को सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता था और सोचता था कि बड़ा वाला बूंद 10 सेंट है और छोटा वाला 5 सेंट है। वो इसलिए ऐसा सोचता था क्योंकि अब वह अपनी फसल काट सकता है और अपने परिवार के लिए पैसा कमा सकता है। लेकिन जब लेंचो बारिश देखकर खुश हो गया था तभी तेज हवा चलनी शुरू हुई और आसमान से ओले गिरने लगे। तभी लेंचो के बेटे मोती जैसे ओले को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकल आए। अब लेंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन एक और घंटे तक भारी बारिश हुई। जब तक बारिश खत्म हुई तब तक पूरा खेत नष्ट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी फसल ओलों की वजह से नमक से ढक गई हो। अब लेंचो बहुत दुखी था और उसने मैदान में खड़े होकर अपने बेटे को बताया कि टिड्डियों भी खेत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब उस रात हर कोई दुखी था क्योंकि उन्हें पता था कि उस साल उसके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें भूखे रहना होगा। लेकिन इसके बाद भी उनकी एक उम्मीद बची हुई थी और वे थे ईश्वर। पूरे परिवार का मानना था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देते। लेंचो जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है और उन्हें पता है कि हर किसी के दिमाग में क्या है। उसके बाद भगवान को एक पत्र लिखने के लिए विचार बनाया। वो लिखना भी जानता था। अगले रविवार की सुबह उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। इस पत्र में उसने भगवान से कहा कि उसके खेत में क्या हुआ था। इस पत्र में उसने भगवान को सारे बात बताई जो उसके साथ हुई है और उसने ये भी लिखा कि अगर कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार को कैसे परेशानियां आएंगी। और वह भगवान से 100 पीसोज भी मांगता है ताकि वह अपने खेत को फिर से बो सके और फसल आने तक जी सके। अब उसने डाकघर में जाकर पत्र पर एक मोहर लगा दी और उसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। उसके बाद डाकिया जो है से उस पत्र को उठाता है, उसके एड्रेस को देखता है तो उसे उसके बाद डाकघर में वो जाकर के पोस्ट मास्टर के पास गया और वो उस भगवान को संबंधित पत्र को दिखाया। डाकिया जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि आज तक उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर एक मोटा और सुखद इंसान था। इस पत्र को देखने बाद वह भी हंसने लगा, लेकिन वह तुरंत रुक गया और सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। पोस्ट मास्टर यह भी चाहता था कि उसे इस आदमी के जैसा अद्भुत विश्वास मिले। अब पोस्ट मास्टर भगवान में लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्र पढ़ा वह जानता था कि उसके पत्र का जवाब देने में कुछ शब्दों से अधिक लगेगा क्योंकि उन्होंने भगवान से 100 पीसोज की मांग की थी। लेकिन पोस्ट मास्टर ने जब पत्र का जवाब देने का मान लिया था इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसे देने के लिए कहा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन वह केवल 70 पीसोज ही जुटा सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और उस पर सिग्नेचर के रूप में वह केवल एक शब्द लिखा गॉड। उसके बाद मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद अगले रविवार को लेंचो ने डाकघर जाकर पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन ने खुद उसे पत्र सौंपा जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय से देख रहे थे। पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महान कार्य किया है। अब पोस्टमास्टर सोच रहे थे कि पैसा पाने वाला आदमी आभारी और अति प्रसन्न होगा, लेकिन वह हैरान हो गया जब लेंचो ने लिफाफा खोला तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ और जब वह पैसे गिनने लगे तो उसे गुस्सा आने लगा क्योंकि उस लिफाफे में केवल 70 पीसोज मिले और उसे पता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। अब लेंचो ने भगवान को एक और पत्र लिखने के लिए कुछ कागज और स्याही उठाई। पत्र पूरा करने के बाद उसने मेल बॉक्स में गिरा दिया। उसके बाद पोस्टमास्टर
चैप्टर ने जाकर पत्र खोला। पत्र में लेंचो ने भगवान से बाकी पैसे मांगे थे। इसके अलावा उसने बाकी बचे पैसे को डाक से न भेजने के लिए कहा, क्योंकि उसके अनुसार डाकघर में कर्मचारी ब्रांच ऑफ क्रूक्स मींस ठगों का एक समूह है। तो यही था ए लेटर टू गॉड चैप्टर। उसके बाद है सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उद्घाटन का दिन आ गया था 10 मई। मौसम चमकीला था और साफ भी था। नेल्सन मंडेला के पास शुभकामनाएं देने के लिए दुनिया के बहुत सारे नेता आए थे। उद्घाटन का स्थान जो था से प्रिटोरिया में एक एम्पी थिएटर में रखा गया था। इसी जगह पर दक्षिण अफ्रीका की प्रथम ब्लैक गवर्नमेंट का स्थापना की गई थी। उसके बाद शपथ लेने का कार्यक्रम होता है। तो उस दिन लेखक अपनी पुत्री जेनानी के साथ जाते हैं। सबसे पहले मिस्टर डी कलर को द्वितीय राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है और फिर थैम्बो मेबुको की प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आती है। उन्हें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए और उसे मानने की शपथ ली और साथ ही साथ उन्होंने व्यक्ति की भलाई के प्रति लगाव रखने की शपथ ली। उसके बाद नेल्सन मंडेला अपने भाषण में स्वतंत्रता के बारे में बोलते हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से आजादी करने की शपथ ली। उसके बाद जेट और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन होता है। यह नई सरकार के प्रति सैनिक वफादारी निभा रहे थे। फिर उसके बाद मिलिट्री जो है से नेल्सन मंडेला को सलाम करते हैं। उन्होंने सोचा कि काफी वर्ष पहले वही मिलिट्री लोग जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिए होते थे, आज उन्हीं लोग सलाम कर रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। व्हाइट लोगों के लिए नकोसी सिकेलल और ब्लैक लोगों के लिए डायस्टेम गाया जाता है। उसके बाद नेल्सन मंडेला अपने विचार को रखते हैं। उसके बाद लेखक जो है से पछतावा भी करते हैं हजारों व्यक्ति की कुर्बानी पर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारा देश खनिज पदार्थों में अमीर है, लेकिन महान धन इसके व्यक्ति हैं। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। उसके बाद मनुष्य के कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं, अपने परिवार और देश के प्रति। उसके बाद नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की परिभाषा बताते हैं। लेखक कहते हैं कि वह स्वतंत्र पैदा हुए, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अपने भाइयों और बहनों की तरह वह भी स्वतंत्र नहीं है। तब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वाले की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है। तो यही था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट में एक स्मॉल सीगल पक्षी के बारे में बात की गई है। उस स्मॉल सीगल का समय आ गया था जब उसे जरूरी था उड़ना सीखना। उसके 2 भाई एक छोटी सी बहन ने अपने माता पिता की नकल करके उड़ना सीख लिया था। वे केवल शिखा फलक के किनारे पहुंचते थे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए थे। लेकिन जब स्मॉल सीगल पक्षी किनारे तक आया और हवा में उड़ने का प्रयास किया तो वह डर गया। उसे विश्वास था कि अगर उसने उड़ने का प्रयास किया तो वह नीचे सागर में गिर जाएगा, इसलिए वह भागकर शिखा फलक पर अपने छिद्र में चला गया। सीगल पक्षी के माता पिता उसे अपने साथ लेने आए, मगर उसने उड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि वह शिखा फलक पर भूखा मर जाएगा, मगर पक्षी इतना भयभीत था कि वह उड़ा नहीं। 24 घंटे बीत गए। सीगल पक्षी ने कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत भूख लगी। उसने अपनी माँ को एक पठार पर बैठे देखा। वह एक मछली खा रही थी। इस दृश्य ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। उसने अपनी माँ से उसके लिए कुछ भोजन लाने की प्रार्थना की। माँ ने उसकी और निंदात्मक तरीके से देखा, मगर उसने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ गया। माँ उस तक नहीं आई। उसने अपने पंख को रोक दिया। सीगल पक्षी को हैरानी हुई कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। वह भूख से पागल हो गई थी। उसने मछली पर छलांग लगाई। वह अपनी माँ तक नहीं पहुंच सका, मगर यह शिखा फलक से नीचे हवा में गिर गया। वह भयभीत हो गया एवं चिल्लाया, मगर यह भय केवल 1 मिनट तक रहा। उसने अपने पंख फैलाए एवं उड़ने का प्रयास किया। अचानक उसने देखा कि वह उड़ रहा था। वह खुशी से चिल्लाया और अधिक ऊंचा उड़ना आरंभ कर दिया। उसके माता पिता, भाई एवं बहन उसके चारों ओर उड़े और खुशी से चिल्लाए। कुछ देर के बाद सीगल के माता पिता, भाई और बहन समुद्र की सतह पर उतर आए। उन्होंने उसे वहां आने के लिए कहा। सीगल ने सोचा था कि यह एक हरा फर्श है। उसने ही समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांग नीचे की। इसकी टांगे उसमें डूब गई और वह डर के मारे चिल्लाया, परंतु उसके पेट ने पानी को छुआ और वह डूबा नहीं। उसने समुद्र में तैरना आरंभ कर दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की और उसे मछली के टुकड़े खाने के लिए दिए। इस प्रकार स्मॉल सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो यही था हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी। उसके बाद है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी का लेखक एक पायलट है। एक रात वह अपना पुराना डाकोटा जहाज फ्रांस के ऊपर
पर उड़ा रहा था। वह तारों भरी रात थी, वह इंग्लैंड जा रहा था। उसे अपनी परिवार के साथ छुट्टियां बिताने की आशा थी। यह एक आसान यात्रा थी एवं वह खुश भी था। उसने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30 हुए थे। उसने बेतार के द्वारा पेरिस कंट्रोल को संपर्क किया। उन्होंने उसे 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ने की सलाह दी। उसे जो करने की सलाह दी गई उसने वैसा ही किया। वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था। अचानक लेखक ने अपने सामने बड़े बड़े बादल देखा। बादल के ऊपर से जहाज को उड़ाना संभव नहीं था। उसके पास अधिक फ्यूल नहीं थी, इसलिए बादलों के बड़े बड़े पहाड़ों के बाएं या दाएं से जहाज को उड़ाकर ले जाना संभव नहीं था। उसने खतरा मोल लेने का फैसला किया और जहाज को सीधा बादलों के बीच ले गया। जब वह बादलों में घुसा तो हर चीज एकदम काली हो गई। उसने देखा कि दिशा सूचक यंत्र ने काम करना बंद कर दिया है। उसने निर्देश के लिए पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने का प्रयास किया, मगर उसे यह देखकर सदमा लग गया कि उसके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। अचानक लेखक ने अपने पास एक काला हवाई जहाज देखा। वह उसके अंदर के पायलट को देख रहा था। पायलट ने लेखक को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। उसने काले हवाई जहाज का पीछा एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह किया। अब लेखक को काले हवाई जहाज के पीछे चलते हुए आधा घंटा हो गया था। उसे चिंता हो गया क्योंकि उसके जहाज का फ्यूल केवल 5 या 10 मिनट का ही था। मगर तभी काले जहाज ने नीचे जाना आरंभ किया और लेखक ने उसका पीछा किया। अचानक लेखक बादलों के बाहर आ गया था। यह हवाई जहाज की पट्टी को देख रहा था। वह काले जहाज को देखने के लिए मुड़ा, मगर उसे वह कहीं नजर नहीं आया। लेखक ने अपना डकोटा जहाज उतारा। वह कंट्रोल रूम पर गया और वहां की स्त्री से पूछा कि अन्य पायलट कौन था। स्त्री ने लेखक को अजीब ढंग से देखा, तब वह हंसी और उसने कहा कि वैसे तूफान रात में कोई भी अन्य जहाज नहीं उड़ रहे थे। उसने लेखक को बताया कि उस रडार पर केवल उसी का जहाज नजर आया था। तो यही था ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो यह चैप्टर एनी फ्रैंक की डायरी का एक पार्ट है। इस चैप्टर के माध्यम से वे हमें अपने जीवन के प्रारंभिक पार्ट के बारे में बताना चाहती है। वह कहती है कि उसने डायरी लिखना इसलिए आरंभ किया क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। जब उसकी 4 साल की उम्र थी तब वह फ्रैंकफर्ट में रह रही थी। उसका पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। एनी फ्रैंक को मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा गया और वह वहां 6 साल की उम्र तक पढ़ती रही। उसने पहली कक्षा में पढ़ाई आरंभ की। जब एनी 6ठी कक्षा में थी तो उसके क्लास टीचर मिसेज क्यूरस थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। एनी फ्रैंक कहती थी कि उसका कोई भी ऐसा साथी नहीं था जिससे अपने दिल की भावना बता सकती थी, इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना मित्र बनाने का फैसला किया। उसने इसका नाम किट्टी रखा। शनिवार 20 जून 1942 को एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना प्रारंभ की। एनी अपने डायरी में बताती है कि वह मैथ के टीचर से, जिनका नाम है मिस्टर किसिंग, उसके बारे में लिखती है। तो एनी लिखती है कि एक दिन मिस्टर किसिंग ने उसे कक्षा में बात करने के लिए सजा दी। उसने उसे बहुत सारे होमवर्क दिए। उसने उसे बातूनी लड़की पर प्रस्ताव लिखने को कहा। मीन्स मिस्टर किसिंग ने ऐसे लिखने को कहा। एनी ने उस ऐसे को लिख दिया, लेकिन वह फिर से क्लास में बोलने लगी। तब मिस्टर किसिंग ने एक और प्रस्ताव लिखने को कहा, जिसका टॉपिक का नाम था एक न सुधरने वाली बातूनी लड़की। मिस्टर किसिंग को एनी द्वारा लिखे गए प्रस्ताव पसंद आए, मगर एनी कक्षा में बात करने की आदत को नहीं छोड़ी। इसलिए सजा के तौर पर मिस्टर किसिंग ने उसे एक असाधारण विषय पर प्रस्ताव लिखने को कहा। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एनी ने यह ऐसे कविता के रूप में लिखा। यह एक बतख माता और पिता हंस के बारे में था। पिता ने बतख बच्चों को काटकर मार डाला क्योंकि वह बहुत अधिक बोलते थे। वह मिस्टर किसिंग पर मजाक था, मगर उन्होंने मजाक को सही रूप में ले लिया। उन्होंने कविता को एनी की कक्षा में तथा अन्य कक्षाओं में भी पढ़कर सुनाया। उसने एनी को कक्षा में बोलने की अनुमति दी और उसके बाद कभी भी उसे ज्यादा होमवर्क नहीं दिए। तो यही था द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 द 100 डेसेज 1 जो है आप लोग का डिलीटेड है, और चैप्टर नंबर 6 द 100 डेसेज 2 भी आप लोग का डिलीटेड है। इसलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर के पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है नरेटर जो है गोवा को ब्रेड बनाने वाले पेडर के रूप में बताया है। तो पुराने पुर्तगाली समय में गोवा के लोग जो है ब्रेड खाते थे। अब ये ब्रेड नहीं दिखता है, परंतु इनके बनाने वाले अभी वहाँ पर हैं। भटिया भी अभी वहाँ पे हैं। पारंपरिक ब्रेड बनाने वालों की बांस द्वारा उत्पन्न आवाज
अब भी सुनी जा सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अभी भी वह काम कर रहा है। आज भी गोवा में इन बेकर्स को पेडर्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नरेटर कहते हैं कि बेकर्स पहले दिन भर में 2 बार आया करते थे और उनके बांस की आवाज से नरेटर और बहुत सारे लोग जागा करते थे। नरेटर ब्रेड रूपी बैलिन के लिए उन लोग के पास दौड़ा करते थे। नौकरानियां ब्रेड खरीदने के लिए जाती थी और उन्हें घर में अंदर ले जाती थी। और जब भी बेकर अपने बांस को बजाते तो वह झन झन की आवाज आती थी और उनके एक हाथ सिर पर रखी टोकरी को सहारा देती थी और दूसरे हाथ जमीन पे बांस को फटकारा करती थी। बांस पर बेकर टोकरी को रखा करते थे। नरेटर और दूसरे उनकी टोकरी में झांक कर देखा करते थे। वे गर्म चाय के साथ ब्रेड को खाते थे और नरेटर लोग जैसे अपने दांत को ब्रश नहीं करते थे। उसके बाद नरेटर जैसे ब्रेड का महत्व बताते हुए कहते हैं कि बेकर्स जैसे सभी अवसरों के लिए बहुत ही महत्वशाली हैं। शादी के उपहार बिना मीठी ब्रेड के हो ही नहीं सकता और सैंडविच, केक और बोहनिल्स डबल रोटी के साथ बनाए जाते हैं। उसके बाद बेकर्स के पहनावे के बारे में बोलते हैं। पहले के बेकर्स एक खास कपड़ा पहनते थे, इसे कबाई कहा जाता था। यह एक लंबा सा फ्रॉक की तरह होता था। यह घुटने तक आता था और ये आजकल आधी पैंट की तरह हो गया है। उसके बाद नरेटर जैसे बेकर्स के परिवार के बारे में बोलते हैं कि बेकर और उसके परिवार कभी भूख से नहीं मरते थे। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मोटे और ताजे थे। तो यही था ग्लिम्स ऑफ इंडिया के बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर। उसके बाद ग्लिम्स ऑफ इंडिया के पार्ट 2 कुर्ग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ग जो है मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है। यह स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान है। यहाँ पे बहादुर लोग और सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर रहते हैं। कुर्ग को कोडागू भी कहते हैं। यह कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। इसमें हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, मसाले और कॉफी के बाग हैं। इसमें सितंबर और मार्च के बीच में काफी यात्री आते हैं क्योंकि यह मौसम बहुत ही अच्छा होता है। हवा में काफी खुशबू भी होती है। कुर्ग के लोग अधिकतर जो है अरबी है। इसके पीछे एक कहानी है कि अलेक्जेंडर की फौज का एक भाग यहाँ बस गया था और उन लोगों को वहां से जाना असंभव था, इसलिए वहां के लोगों ने वहां उन लोगों को स्थानीय दे दिया और वहां पे वे लोग जैसे शादी कर लिए। यह संस्कृति उनकी बहादुरी के रीति रिवाज, शादी और धार्मिक कार्यक्रमों में दिखती है और ये जो है कोड़ा द्वारा पहने गए लंबे और काले कोट में दिखाई देती है। इसे कुपिया कहा जाता है। यह अरबी और कुड़ू द्वारा पहनी जाने वाली कुफिया की तरह होती है। कुर्ग के हर एक घरों में आदर और सत्कार का भावना है। उन लोगों की काफी बहादुरी की गाथाएं हैं। भारतीय सेना में जो है ज्यादा लोग जो है कुर्ग से सम्मानित हैं और वहाँ के जो है पहला आर्मी चीफ जनरल करियप्पा कुर्ग ही थे। और आज भी भारत में कोड़ा ही अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है। इस पानी में सबसे बड़ी मछली महासी पाई जाती है और साथ ही साथ कौडिले, गिलहरियां और लंगूर इस पानी के नजदीक पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है पक्षी, मधुमक्खी और तितलियां अच्छी संगत देती हैं और साथ ही साथ हाथी भी पानी में आनंद लेते हैं। और यहाँ पे जो है जो व्यक्ति ब्रह्मगिरी पहाड़ पे चढ़ता है तो वहाँ पे पूरा कुर्ग दिखता है। और यहाँ पे जो है भारत के तिब्बती बस्ती से बुद्ध धर्म के भिक्षु यहाँ पे बाइलाकुप्पे में रहते हैं और कोई भी उन्हें लाल, गेरुए और पीले पहनावे में देख सकते हैं। तो यही था ग्लिम्स ऑफ इंडिया के कुर्ग चैप्टर। उसके बाद ग्लिम्स ऑफ इंडिया के टी फ्रॉम असम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजीव और प्रंजल असम की यात्रा पर जा रहे थे। चाय बेचने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। उन्होंने चाय ली और उसकी चुस्की ली। राजवीर ने प्रंजल को बताया कि संसार में रोज 80,000 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है। उसके बाद राजीव ने बाहर सुंदर दृश्य को देखा और प्रांजल ने अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना जारी रखा। बाहर हरियाली थी। शीघ्र ही हरे धान के खेत ने चाय की झाड़ियां को स्थान दिया। जहां तक आंखें जाती थी चाय की झाड़ियां फैली हुई थी। इन इलाकों में छायादार वृक्ष भी थे। उसके बाद वे जैसे चाय के देश असम में थे। संसार में असम में सबसे ज्यादा अधिक चाय बागान है। राजीव ने प्रंजल को बताया कि कोई सचमुच में नहीं जानता कि चाय किसने खोजी। इसके बारे में काफी दंत कथाएं हैं। तो वह दंत कथा है कि चीन का एक सम्राट पानी पीने से पहले हमेशा उबाला करता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। वे पत्तियां जो थे चाय के पत्ते थे। इससे एक स्वादिष्ट सुगंध आ गई। उसके बाद भारतीय दंत कथा के बारे में बोलता है कि बुद्ध के एक भिक्षुक बौद्ध धर्म ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उन्हें मेडिटेशन के दौरान नींद आ जाता था। उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे हो गए। इन पत्तों को गर्म पानी में डालने से और पीने से नींद से छुटकारा पाया जा सकता था। उसके बाद राजीव ने प्रंजल को बताया कि पहली बार चीन में चाय पी गई थी। यह 2700 ईसा पूर्व पहले था। चाय और चीनी जैसे शब्द चीन देश से हैं। फिर वे दोनों जैसे मरियानी जंक्शन पहुंच गए। उन्हें देखिया बाड़ी चाय बागान तक ले जाया गया। सड़क के दोनों तरफ चाय की झाड़ियां एकड़ों में फैली हुई थी। बांस की टोकरी लिए महिलाएं उनमें से पत्ते तोड़
रहे थे। प्रांजल के पिता ने वहां उनका स्वागत किया। प्रांजल और राजीव जैसे नई पत्तियों के उगने के मौसम में आए थे। यह मई से जुलाई तक होती है। इस समय में बहुत ही अच्छा चाय मिलती है। राजीव ने यह बात प्रांजल के पिता को बताई। उन्होंने राजीव को बताया कि वह चाय के बागान के बारे में काफी चीजें जानता है। राजीव ने उसे बताया कि वह वहां पर उनके बारे में और अधिक जानना चाहता है। तो इसी के साथ द ग्लिम्स ऑफ इंडिया के टी फ्रॉम असम चैप्टर समाप्त होता है। तो ये आप लोग को तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 मिजविल द ओटर। तो गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के वेस्ट आइलैंड्स में केम्सफीमा की एक झोपड़ी में रहते थे। उनके पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था जॉनी। जब जॉनी की मृत्यु हो गई तो वह फिर से एक कुत्ता रखने के बारे में सोचकर बहुत दुखी हुए, लेकिन पालतू जानवर के बिना उनका जीवन अकेला था। इसलिए उन्होंने एक पालतू जानवर रखने का फैसला किया। वह एक कुत्ता नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास कुत्ते की जगह एक ओटर होगा। उन्होंने इस विचार को अपने मित्र को बताया, जिन्होंने तुरंत एग्री हो गए और उन्हें एक से एक टाइग्रिस दलदल में लाने का सुझाव दिए। लेखक को दक्षिण इराक में अपने आवास पर 2 अरबों से एक बोरी मिली। बोरे में एक ओटर था। यह एक छोटे से अजगर जैसा जीव था। सिर से पूंछ तक मिट्टी से ढका था। लेखक ने इसका नाम मिजविल रखा। पहले 24 घंटे के लिए यह ना तो दुश्मन जैसा था ना ही दोस्त जैसा था। बस वह अलग और उदास रहता था। पहली रात वह फर्श पर सोया था और दूसरी रात वह लेखक के बिस्तर पर सोया था। मिजविल ने अपने जीवन में रुचि लेना शुरू कर दिया था। मिजविल को अब बाथरूम में ले जाया गया तो उसने नहाने का आनंद लिया। लेखक जानते थे कि ओटर पानी के शौकीन होते हैं। उसके बाद मिजविल पानी के पास जाता है, खुद नल खोलकर नहाने का आनंद लेता है। उसके बाद जल्द ही लेखक को उसे मिज कहने की आदत हो गई और ओटर जो था से अधिकतर समय रबड़ की गेंद से खेलने में बिताता था और मनोरंजन के लिए कंचे जैसे उसका पसंदीदा खिलौने थे। लेखक जो जैसे बसरा में रह रहे थे, वहाँ शाम से दिन बीते। लेखक को वापस आना पड़ा। उन्होंने वापस जाने के लिए एक एयरलाइन से एक फ्लाइट बुक करनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को लंदन नहीं लेने देती। एयरलाइन ने सलाह दी कि मिजिल को एक बॉक्स में पैक कर देना चाहिए। लेखक के पास एक बॉक्स बना हुआ था और लेखक ने मिज को हवाई अड्डे शुरू होने से 1 घंटे पहले उसमें डाल दिया, ताकि मिज अंदर हो जाए और भोजन के लिए चला जाए। जब वह लौटा तो डिब्बे में नहीं था। उसने उसे खोला और खून बिखरा देखा। मिजविल जैसे फुसफुसाया और उसके पैर पकड़ लिए। समय नहीं था, इसलिए लेखक ने उसे वापस डिब्बे में डाल दिया और हवाई अड्डे के लिए जल्दी से निकल गया। विमान में एयर होस्टेस में से एक ने लेखक के साथ सहयोग किया और उस पालतू जानवर को अपने घुटने पर रखने की सलाह दी, लेकिन जल्द ही विमान में अफरा तफरी मच गई। ओटर विमान के नीचे तेज गति से गायब हो गया। चारों तरफ शोरगुल होने लगा। फिर लेखक ने उसकी तलाश करने की कोशिश की। तलाशी में एयर होस्टेस ने उसकी मदद की। उसके बाद वो मिल गया और लेखक के साथ वह वापस आ गया। लेखक लगभग 1 महीने तक लंदन में रहे। मिजविल अलग अलग खिलौनों से घंटों खेलता रहता था। लेखक ओटर को व्यायाम और चलने के लिए बाहर निकालते थे। लंदन में लोग ओटर को नहीं पहचान पाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह किसी तरह का जानवर था और लेखक को जो था से उन लोगों का सवालों को जवाब देना पड़ता था कि वो कौन सा जानवर है। तो यही था द मिजविल द ओटर चैप्टर। उसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9 मैडम राइट्स द बस। तो एक तमिल लड़की वलमई या वली की कहानी है, जो केवल 8 साल की लड़की है। वह बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। इसके अलावा उसके पास खेलने के लिए दोस्त नहीं थे, इसलिए वह अपने घर के दरवाजे के भीतर खड़ी रहती थी और गली में लोगों को देखती रहती थी। और वह जब भी खड़ी होती थी तो वहाँ पे बस को जरूर देखती थी। वह बस जो है से उसके गांव और शहर के नजदीक जाता था। यह उसका पसंदीदा आदत था। उसने अपने पड़ोसियों से बस के समय के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। बस उसके गांव के पास के कस्बे की यात्रा करती है, जो उसके गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर है। एक तरफ से किराया 30 पैसे था, इसलिए वली ने बस के किराए के लिए पैसा बचाना शुरू कर दिया। और वह जो है से बस की यात्रा करनी चाहती थी, इसलिए उसने दोपहर में यात्रा करने की योजना बनाई, जब उसकी माँ उसकी सो रही होगी। वली बस के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी थी। बस के आते ही उसने कंडक्टर से कहा कि वह शहर जाना चाहती थी। कंडक्टर एक जुलवियल व्यक्ति था और उसने वली को मैडम बुलाया और उसे सीट दिखाई। बस नई थी और हरे और सफेद रंग की पट्टी से रंगी हुई थी। बस आरामदायक थी और सीट शानदार थी। अपनी यात्रा में उसने पहाड़े, हरे भरे खेत और ताड़ के पेड़ों के घास के मैदान को देखने का आनंद लिया। वह अपनी आंखों से पहली बार यह सब देख रही थी। शहर के रास्ते में उसने एक युवा गाय को देखा, जो सड़क पार करते समय बस के सामने आ गई। ड्राइवर ने सीटी बजाई और गाय ने पार कर लिया। यह सब वली के लिए बहुत लुभावना था। यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। कुछ देर बाद वह बस जो है से पहुंच जाती है और सभी यात्री नीचे उतरने लगते हैं। कंडक्टर ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर कंडक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा।
कहा, लेकिन वह मना कर दी। फिर कंडक्टर मुस्कुराने लगा। फिर वली जो है कंडक्टर से वापसी का टिकट लिया। बस शुरू हुई और वापस घर जाते समय उसने सड़क के किनारे उसी गाय को देखा। उसकी मृत्यु हो गई थी। इससे उसका दिल रो पड़ा। वह इस तरह दुखी हो गई और जीवन और मृत्यु के अर्थ को अपनी शर्तों में समझने की कोशिश की। वह घर वापस आई, लेकिन अपने परिवार के साथ यात्रा के बारे में एक शब्द भी साझा नहीं किया। तो यही था मैडम राइड्स द बस चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस। तो गौतम बुद्ध का जन्म उत्तरी भारतीय शहरी परिवार में एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। जब वे 12 वर्ष के थे तब उन्हें हिंदू धर्म कथा का अध्ययन करने के लिए एक दूर स्थान पर भेज दिया गया और 4 साल बाद लौटने पर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। जल्द ही उन दोनों को एक बेटा हुआ और वे लगभग 10 साल तक शाही जीवन जीते रहे। एक दिन जब राजकुमार शिकार के लिए रास्ते में जा रहे थे तब एक बीमार व्यक्ति एवं वृद्ध व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार व्यक्ति और एक भिक्षु मांगते हुए व्यक्ति से मिलते हैं। इस अनुभवों ने उनके लिए आंखें खोलने का काम किया और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च भावना की तलाश के लिए सभी रॉयल्टी को पीछे छोड़ दिया। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि एक गौतमी नाम की एक महिला थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वह महिला जो है अपने बेटे को वापस लाने के लिए दवा की तलाश में घर घर गई। फिर लोग जो है सोचने लगे कि महिला जो है पागल होगी। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसे भगवान बुद्ध के बारे में बताया। वो कहा कि वही ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उसके बाद वह जो है बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने उसे सरसों के बीज खोजने के लिए कहा और बीज ऐसे घर से प्राप्त करने के लिए कहा जहाँ कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। उसके बाद गौतमी जो है हर घर जा जाकर तलाश की, लेकिन उसे सरसों के दाने कहीं नहीं मिले। निराश होकर वह सड़क के किनारे बैठ गई और महसूस किया कि वह कितनी स्वार्थी थी। वह इस तथ्य के प्रति जागरूक हो गई कि कोई भी जीवन के चक्र से बच नहीं सकता। तो यही चीज जो था से गौतम बुद्ध गौतमी को समझाना चाहते थे। भगवान बुद्ध के अनुसार दुख और दुख की भावनाएं ही मनुष्य के दर्द और पीड़ा को बढ़ाती है, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए प्रकृति के कामकाज के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, तभी वह खुश और धन्य हो सकता है। तो यही था द सर्मन एट बनारस चैप्टर। उसके बाद है लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल। तो लवम ने अपने पड़ोसी चुबको के घर जाता है और वह जो है पूरी तरह शाम की ड्रेस में जाता है। उसे अच्छी तरह से तैयार देखकर चुबको का अनुमान था कि वह पैसे मांगने आया होगा जो वह देने का इरादा नहीं रखता है। लेकिन लोमोव जो है चुबको की बेटी नतालिया का विवाह के लिए हाथ मांगने के लिए आया था। उसके बाद चुबको जो है उत्साह से भर जाता है और नतालिया को बुलाने के लिए निकल जाता है। तो लोमोव जो है एक 35 वर्षीय सज्जन व्यक्ति है जो पल्पिटेशन से पीड़ित है। वह जो है बहुत ही आसानी से परेशान हो जाता है और अच्छी तरह से सो नहीं पाता। वह सोचता है कि यह उसके लिए शादी करने की सबसे अच्छी उम्र है और वह खुश है कि उसने नतालिया के बारे में अपना मन बना लिया। उसके मुताबिक नतालिया नॉर्मल दिखने वाली और अच्छी हाउसकीपर है। उसके बाद नतालिया आती है तो लोमोव इस बारे में बातचीत शुरू कर देता है कि वह कितना आभारी और खुश है कि उनके दोनों परिवार के रिश्ते शुरुआत से ही बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अपनी जमीन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह ऑक्सन मीडोज का बात करते हैं जो पहले एक विवादित संपत्ति थी, लेकिन अब वो उसकी है। नतालिया को यह बात पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वह मानती है कि ऑक्सन मीडोज उसके परिवार से संबंधित है। वे दोनों जोरदार बहस करने लगते हैं और बचकानी हरकत करते हैं। जब चुबको प्रवेश करता है उसके बाद लोमोव जो है चिल्लाता है, चीखता है जब उसे पल्पिटेशन होता है। उसके बाद चुबको जो है लोमोव को घर से बाहर निकाल देते हैं और कोसते रहते हैं कि वह नतालिया के लिए एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। तो नतालिया आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे वापस बुलाने के लिए कहती है। उसके बाद लोमोव जो है वापस आ जाता है। नतालिया दूसरे विषय पर जानने की कोशिश करती है और शूटिंग के बारे में बात करना शुरू कर देती है। किसी तरह वे अपने कुत्तों को लेकर बहस में पड़ जाते हैं। नतालिया को लगता है कि उसका कुत्ता स्क्विंजर लोमोव के गेस से बेहतर है। वे बहस जारी रखते हैं। उसके बाद चुबको आता है। एक बार फिर सब कोई हाइपर हो जाते हैं। अंत में लोमोव की दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। फिर भी वे झगड़ना जारी रखते हैं। जब अचानक नतालिया नोटिस करती है कि वह बेहोश हो रहा है, वे उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद लोमोव हिलता है। वे उसे पानी पिलाते हैं और चुबको जबरदस्ती नतालिया के हाथ उसे सौंप देता है और उसे अपना आशीर्वाद देता है और उन्हें चूमने के लिए कहता है। लोमोव अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। जब वह अंत में अपने होश में आता है तो वो नतालिया के हाथ को चूमता है और नतालिया बचकानी होने के कारण उसे यह स्वीकार करने में हेरफेर करती है कि स्क्विंजर गैस से बेहतर है, लेकिन लोमोव जो है स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ऐसे में एक बार फिर से वह झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यही था द प्रपोजल चैप्टर। तो इतना ही जो है सब लोग फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज यानी स्टोरी जितने भी थे यही पढ़ने थे 2024 के सिलेबस के अनुसार। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पोयम को। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो है
आप लोग को डिलीटेड है। तो आप लोग जैसे पोएम नंबर 7 जैसे डिलीटेड है, बाकी सारे पोएम जैसे आप लोग पढ़ने हैं। तो चलिए बारी बारी से जितने भी पोएम है वो सारे पोएम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। इसमें केवल 8 पंक्तियां हैं और 34 शब्द हैं। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा बहुत सरल मीन्स आसान है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। कविता में कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। जब एक कौवा पंख फड़फड़ाकर पेड़ के डाल पर जमी बर्फ गिरा देता है तो उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। तो उस दिन कवि बहुत दुखी व उदास था। वह नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ था, लेकिन जब उस पर बर्फ के मुलायम कण गिरते हैं वह अपने विचारों के इस जाल से बाहर आ जाता है। कवि का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। आज अधिकांश आबादी नींद में चल रही है। उनके दिल अफसोस और डर से भरे हुए हैं। जीवन में हम अक्सर अतीत में हुई घटनाओं पर पछतावा करने और भविष्य में होने वाली स्थिति के डर से तनाव में आ जाते हैं। आज अधिकांश लोग ऐसे हैं, उनके पास अपने दिल में शायद ही 1 या 2 पल की खुशियां होती है। वे भूल गए हैं कि उनके पास अतीत या भविष्य पर कोई शक्ति नहीं है। उनके पास केवल वर्तमान है और यही उनके जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा। और पछतावा और डर व्यर्थ के प्रयास हैं। जैसे कि हम कविता में देखते हैं, कवि भी ऐसी ही स्थिति में है। ऐसा लगता है कि वह अपने वातावरण से अनजान अपनी नकारात्मक मानसिक बकबक में खो गया है। लेकिन जब वह अपनी त्वचा पर बर्फ का हल्का स्पर्श महसूस करता है तो अपने विचारों को भ्रम से मुक्त हो जाता है और अंत में प्राकृतिक को उसकी सारी महिमा में देखने में सक्षम हो जाता है। तो यही था डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद स्टार्ट होता है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस कविता 1920 में प्रकाशित हुआ था। उस समय वैज्ञानिकों को मानना था कि पृथ्वी के नष्ट होने के 2 तरीके हैं। पहला, सूर्य से टकराने के बाद जल जाना, और दूसरा, पृथ्वी का अंतरिक्ष में खो जाना और बर्फ से जम जाना। कवि इन दोनों संभावित परिणामों का जिक्र कर रहे हैं। कवि इच्छा डिजायर के रूप में आग का उपयोग करते हैं। इच्छा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन यह एक शक्ति की तरह होता है। इसका उद्देश्य जीवन में महानता प्राप्त करता है, लेकिन जब वह लालच से प्रेरित होती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आज मनुष्य के पास इस पृथ्वी को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त परमाणु शक्ति है। कवि ने जो इच्छा का भयानक रूप देखा है, इसके बाद वह कविता के अंत में कवि का कहना है कि दुनिया को फिर से नष्ट करना है तो बर्फ भी एक आदर्श विकल्प है, क्योंकि आजकल नफरत भी काफी अधिक है। तो यही था फायर एंड आइस पोएम। उसके बाद थर्ड पोएम है टाइगर इन द जू। तो ये टाइगर इन द जू पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने एक बाघ का उचित विवरण किया है। यह कविता एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद बाघ की और एक बाहर रहने वाली बाघ से तुलना करती है। यह कविता चिड़ियाघर से जंगल और जंगल से वापस चिड़ियाघर में ले जाती है। कवि देखती है कि सितारों भरी एक रात में एक बाघ को अपने पिंजरे में क्रोधपूर्वक लेकिन शांतिपूर्वक इधर उधर घूमते हुए देखती है। कवि को महसूस होता है कि वह बाघ जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता और अपनी मर्जी से शिकार कर रहा होता, लेकिन अब वह ईंट पत्थर से बनी कोठरी में सलाखों के पीछे बंद है। रात्रि के समय वह अपनी चमकदार आंखों से सितारों को देखता है और स्वतंत्रता की इच्छा करता है। तो यही था ए टाइगर इन द जू पोएम। उसके बाद फोर्थ पोएम स्टार्ट होता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोली वेल्ज द्वारा कुछ जंगली जीवों की विचित्र आदतों एवं व्यवहारों के बारे में लिखी गई एक सुंदर कविता है। कवि इस कविता में कहते हैं कि एशियाई शेर भूरे पीले रंग का एक डरावनी गर्दन वाला विशालकाय पशु होता है। बाघ की पीली खाल पर काली धारी होती है और वह अपने शिकार को खाने के लिए हर समय तैयार होता है। चीते के शरीर पर काले धब्बे होते हैं। वह अपने शिकार के ऊपर कूदता है और उसे खा जाता है। भालू मानवीय विस्तु में भी आता है। वह किसी व्यक्ति को आलिंगन करता है और उसे मार देता है। मगरमच्छ अपने शिकार को खाते समय हमेशा आंसू बहाता है। लकड़बग्गा हमेशा मुस्कुराता हुआ सा प्रतीत होता है। गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। यह कुछ जंगली जानवर की विचित्र दुनिया है। तो यही था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। उसके बाद फिफ्थ पोएम है द बॉल पोएम। तो इस पोएम को जॉन बेरीमैन ने लिखे हैं। तो इस पोएम के माध्यम से जॉन बेरीमैन कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी चीजें या तो खो सकती है या किसी से छीन सकती है, लेकिन हमें उन चीजों के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। तो यह चीज जैसे एक छोटे लड़के के उदाहरण से बताते हैं जिसके पास एक गेंद है और वह बहुत खुश है। वह कूदता रहता है और समय का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वह अपनी गेंद को खो देता है तब वह बहुत ही दुखी हो जाता है और यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके पास किसी भी तरह से कोई और गेंद हो सकती है या कम से कम वह फिर से खरीदा जा सकता है। उस लड़के के लिए वह सब कुछ बेकार लगता है क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है।
है। इसके अलावा कवि हमें इस कविता के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि जब भी हमारे जीवन में कोई नुकसान हो तो हमें परेशान और निराश नहीं होना चाहिए, खड़े होकर डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही था द बॉल पोयम। उसके बाद 6 पोयम है अमांडा। तो यह पोयम एक छोटी लड़की अमांडा की स्थिति के बारे में दर्शाई गई है, जिसे उसकी माँ बार बार उसे सिखाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसे कहा जाता है कि वह अपने कंधों को ना झुकाए और सीधे बैठ जाए। उसे अपना होमवर्क खत्म करने और अपना कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है। उसके पास जो चॉकलेट है उसे खाने से भी मना किया जाता है। लेकिन छोटी बच्ची अमांडा हर समय खुले में अपनी आजादी की जिंदगी का सपना देखती है। वह धूल भरी गली में नंगे पांव समुद्र में घूमने के लिए सोचती है और सुनहरों बालों वाली रुपेंजल के सपने देखती है। रुपेंजल जो है से एक ऊंची टावर में अकेले रहती थी। अमांडा के जो भी चीज कहा जाता था वह ध्यान से नहीं सुनती थी। फिर उसे उसकी माँ जो है से उसे मूडी होने और हर समय चिढ़ने के लिए फटकार लगाती है। तो यही था अमांडा पोयम। उसके बाद 7th पोयम था आप लोग का एनिमल। एनिमल जो है से आप लोग का डिलेटेड है इस बार के सिलेबस में, इसलिए स्टार्ट करते हैं पोयम नंबर 8 द ट्रीज। तो इसमें पोएट कहते हैं कि वृक्ष घरों की सीढ़ियों से बाहर खुले जंगल में चले जा रहे हैं। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव जाति जो है से पेड़ को अपने घर से बाहर निकालने के लिए तैयार है। आगे पोएट कहते हैं कि जंगल पिछले कई दिनों से खाली है और इसलिए क्योंकि जंगल में कोई भी पक्षी दिखा नहीं जा रहा है। अब पक्षी इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनके बैठने के लिए कोई भी पेड़ नहीं है और साथ ही साथ कीड़े मकोड़ा भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी रहने का आश्रय नहीं है। और आगे पोएट कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश कभी भी छाया नहीं बन सकता। मानवता का जंगल कई दिनों से खाली है लेकिन जल्द ही पूर्ण और उज्जवल हो जाएगा। फिर उसके बाद पोएट जो है से पौधों द्वारा जंगल तक पहुंचने के लिए संघर्ष की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जड़ों ने पूरी रात बरामदे के फर्श से खुद को अलग करने के लिए काम किया। पत्तों ने कांच की खिड़की तक पहुंचने की बहुत कोशिश की ताकि वह बाहर जा सके। यहाँ तक कि पेड़ के छोटे तनों ने भी खुद को आजाद करने के लिए बहुत प्रयास किए और बड़े शाखाएं भी कमरे की छत से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रही थी। फिर आगे पोएट कहते हैं कि वह अपने बरामदे में बैठी है, लंबे पत्र लिख रही है। वह अपने पत्रों में घर छोड़ने वाले पेड़ों के बारे में नहीं बताती है। वह कहती है कि रात बहुत साफ है, वह पूरा चांद देख सकती है जो चमक रहा है। उसके बाद पोएट जैसे कांच की खिड़कियों को तोड़ते हुए सुनते हैं और पेड़ रात में ठोकर खाते हैं। तो यही था द ट्री पोयम। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम फॉग। तो फॉग किसे कहते हैं? तो फॉग जो है वातावरण में मौजूद छोटे पानी की बूंदों का घना बादल होता है। यह आमतौर पर सर्दियों के मौसम के दौरान देखा जाता है। यहाँ कवि ने शहर और बंदरगाह कोहरे की उन्नति का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि फॉग ऐसे आता है जैसे बिल्ली अपने छोटे पैरों पर आती है। इसका मतलब यह है कि शहर की ओर फॉग बहुत धीरे धीरे और शांति से बिल्ली की तरह बढ़ता है। कोई यह नहीं जानता कि शहर में फॉग कब और कैसे प्रवेश करेगा, इसलिए फॉग की तुलना उस बिल्ली से की जाती है जो बिना कुछ आवाज किए घर में प्रवेश करती है। उसके आगे कवि कहते हैं कि एक बिल्ली चुपचाप बैठ जाती है और अपने पैरों को पीछे मोड़कर आसपास की जगहों और चीजों को देखती है। इसी तरह ऐसा लगता है कि फॉग चुपचाप पूरे शहर और बंदरगाह को कवर करता है और एक बिल्ली की तरह चारों ओर देख रहा है। फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि बिल्ली की तरह चुपचाप फॉग शहर छोड़कर चल जाता है क्योंकि फॉग जो है से लंबे समय तक एक जगह नहीं रह सकता है। तो यही था फॉग पोयम। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोयम नंबर 10 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो यह पोयम जैसे कस्टर्ड नाम के कायर ड्रैगन के बारे में एक हिलोरियस पोयम है, मीन्स हास्य कविता है। कस्टर्ड बिलिंडा का एक पालतू जानवर है। एक छोटी लड़की जो अपने पालतू जानवर के साथ एक छोटे से सफेद घर में रहती है। उसके पास इंक नाम का एक काला बिल्ली का बच्चा था, ब्लिंक नाम का एक ग्रे कलर का चूहा था और एक पीला कुत्ता मस्टर्ड था और एक कायर ड्रैगन था। फिर इसमें आगे पोएट कहते हैं कि सारे जानवर में से ड्रैगन को छोड़कर ये सब बहुत बहादुर हैं। उन सब को बहादुरी के रूप में भालू, बाघ या शेर जैसे जानवरों की तुलना की जाती है, लेकिन ड्रैगन बहुत डरपोक है इसलिए उसे कुछ नहीं नाम दिया जाता है। वह हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित जगह की मांग करता है। बाकी सभी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक रात घर में एक समुद्री डाकू के प्रवेश में वे हैरान रह जाते हैं। वे सभी भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर छिपने के लिए भागते हैं, लेकिन सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन ने अकेला उस समुद्री डाकू से निपटता है बल्कि उसे खा भी लेता है। कस्टर्ड द्वारा उन सभी को बचाए जाने के कारण वे उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन अंत में वे ड्रैगन के डरपोक होने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यही था द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन चैप्टर। उसके बाद लास्ट पोयम आप लोग का है फॉर एनी ग्रेगरी। तो फॉर एनी ग्रेगरी पोयम जो है से विलियम बटलर येस्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो है से वे अपनी प्रेम कथा को बताते हैं जो आधुनिक प्रेम के पूरी विचार को दर्शाती है।
तो पोयम एक प्यारी महिला एनी ग्रेगरी और पोएट के बीच एक साप्ताहिक बातचीत है। एनी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसकी तरफ एक नजर में ही आकर्षित हो सकता है। उसकी त्वचा की बनावट सुंदर है और उसके बाल के रंग पीले हैं और इतने आकर्षक है कि उनकी बाहरी खूबसूरती किसी को भी इनके प्यार का दीवाना बना सकती है। तो जो व्यक्ति एनी से बात कर रहा है तो वो कहता है कि जो कोई भी उसे प्यार करेगा वह उसके सुंदर पीले बालों और उसकी बाहरी सुंदरता के लिए उसे प्यार करेगा। यह आधुनिक समय के प्रेम को दर्शाता है कि आज यदि हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो हम उसकी बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा साथी सुंदर और अद्भुत दिखे। इसे पता चलता है कि कैसे हम इंसान खूबसूरती के सामने अंदर के गुण को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हमें भी इसी तरह से इंसान की बाहरी खूबसूरती से नहीं अंदर की। तो इसी के साथ जैसे ये सारे पोएम आप लोग कंप्लीट हो गए जितने भी फर्स्ट फ्लाइट में आप लोग पढ़ने थे 2024 के सिलेबस के अनुसार। तो इतना ही जैसे टोटल आप लोग को फर्स्ट फ्लाइट में आप लोग को पढ़ने थे टोटल बुक से, तो आप लोग जैसे ये कंप्लीट करा दिया गया। और इसी तरह जैसे आप लोग को सारे सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे तो आप लोग जैसे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे गया है उसके अनुसार आप लोग जो चेक कर सकते हैं। और आप लोग जैसे इस बार के बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दें, आप लोग जैसे टोटल स्कोर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।